कल के अगर मैच की यहाँ पर बात की जाए तो कल जो एशिया का एक मैच होने वाला है वो है नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान। और जैसे कि मैंने आपसे इससे पहले कहा था कि तीनों एशिया टीम्स के कम से कम एक एक मैचेस हो जाएंगे, तो उसके बाद आपके सामने मैच प्रेजेंट करेंगे ताकि हम देख पाएं कि आखिर जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह से खेल रहे हैं, उनकी बॉलिंग किस तरह से हो रही है, किस तरह की उनकी बैटिंग रहा है, और सारी चीज़ें देख कर कैप्टनसी किस तरह की करेगी, उस सब चीज़ों को देख कर कहीं ना कहीं फिर हम आपको सेकंड मैच से मैच प्रू आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो मैच प्रू में कुछ ज़्यादा यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी डिस्कशंस लेके नहीं बैठेंगे, क्योंकि छोटी मोटी चीजें हैं जो आप अगर करेक्ट कर लें, बेहतर कर लें, ऑन ग्राउंड जो उसे उतारने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली आप बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहेंगे। तो उसी छोटी छोटी चीजों पे यहाँ पर चर्चा रहेगी, क्योंकि अंडर 19 क्रिकेट है तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि इतना भी ज्यादा वो नहीं हो जाना है कि मतलब पूरी तरह से आप उन पर चढ़ बैठे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि लड़कों को प्रिपरेशन की थोड़ी सी जरूरत थी टूर्नामेंट से पहले, जो उन्हें नहीं मिली, जो कहीं ना कहीं बहुत काम आ सकती थी अगर प्रिपरेशन कोई स्ट्रांग मिली हुई होती। चलिए इस मैच की बात करते हैं। एंड सबसे पहले तो शुरुआत करना चाहूंगा प्लेइंग 11 से। क्या प्लेइंग 11 में आप नेपाल के कुछ तब्दीली यहाँ पर देखना चाहेंगे मैच 1 के बाद मैच 2 में? नहीं, ज़रूर। देखिए, अगर हम बात करें दीपक बोहरा को यहाँ ज़रूर हम इन होता हुआ देखना चाहेंगे, जो कि प्रीमियर कप में भी उन्होंने अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी ओपनिंग में आकर, और विशाल केसी की जगह हम उन्हें देखना चाहेंगे कहीं ना कहीं कि विशाल केसी आउट हो और दीपक बोहरा इन हो और तिलक राज भंडारी को नीचे कर दिया जाए बैटिंग ऑर्डर में। तो वहीं पर एक और चेंज हम यहाँ देखना चाहेंगे, वो है राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हेमंत धामी, वो इन हो और आकाश चंद जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है वो आउट हो। तो ये दो चेंजेस जो हम दिल्ली क्रिकेट चाहता है कि हो आने वाले मैच में, कल के मैच में माफ कीजिएगा अफगानिस्तान अंडर 19 के खिलाफ, बस यही दो चेंजेस है। अगर दीपक बोहरा इन केस अगर उनकी कोई तबीयत खराब है या थोड़े फिट नहीं है वो, तो अलग बात है, हाँ शायद इसी टीम के साथ जाएंगे, लेकिन आकाश चंद को जरूर बाहर कर हेमंत धामी जो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है उन्हें मौका देना चाहिए। बिल्कुल। सीरियसली एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, हेमंत धामी क्यों? कोई स्पेसिफिक रीजन? बिल्कुल। देखिए, उनकी हाइट जैसा हमने देखा उन्हें डोमेस्टिकली भी जो हुआ था लास्ट में, अभी हमने देखा उन्हें, तो वहाँ पर भी उन्होंने फाइफर भी निकाला था एक मैच में, बहुत शानदार बॉलिंग कराई थी उन्होंने, और काफ़ी लंबे हाइट के हैं, अच्छा रिलीज पॉइंट है, स्पीड थोड़ी बेहतर है उनकी एज कंपेयर करें हम आकाश चंद से जो हमने देखी, जितना हमें देखने को मिला है। हाइट फैक्टर बहुत अच्छा है, एक लंबे कद के बॉलर हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सकते हैं यहाँ नेपाल के बॉलिंग यूनिट में अगर आप उन्हें जोड़ें, और नई बॉल से खासकर एक ज़्यादा फायदा होगा एज कंपेयर करें, थोड़ा सा स्पीड के साथ थोड़ा सा और बेहतर एक्यूरेसी होगी तो और अच्छा रहेगा, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी तो अपने आप में थोड़ा सा आकाश चंद के मुकाबले थोड़ा बेटर इंक्लूजन होगा। और सबसे बड़ा है उनका हाइट फैक्टर जो इसमें गेंद जो इन्हें टीम में इन कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है उनके लिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हाइट फैक्टर होता है तो उनका रिलीज पॉइंट भी जो है थोड़ा सा ऊपर जाता है और नई बॉल से स्पेसिफिकली उनसे कहीं ना कहीं टीम को फायदा पहुंच सकता है। बाकी एट द एंड मैनेजमेंट की ऊपर ही है कि कैप्टन को वो क्या प्लेइंग 11 लेके चले, लेकिन दिल यही जरूर चाहेगा। छोटी चीज़ों की जो हम बात कर रहे थे कि जिन्हें आप करेक्ट करें तो बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड लेवल पर तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। बैटिंग यूनिट से और बॉलिंग यूनिट से हम बात करेंगे। सबसे पहले बैटिंग यूनिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्लियरली है कि जो बैट्समैन हैं उन लोगों को एक सिंपल सा टारगेट अपने माइंड में लेकर चलना होगा। एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक टारगेट को लेकर माइंड में चलते हैं, कोच और कैप्टन की तरफ से अगर पहले से ये टारगेट उनके माइंड में दिया जाता है तो इस तरह से डेफिनेटली आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप चेस कर रहे हैं तो आपका चेस एक प्लान चेस नजर आएगा, और अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा टारगेट से जो हमारे यहाँ पर क्लियरली मतलब है वो ये है कि आप पर ओवर हर ओवर के बाद एक माइलस्टोन अपने सामने रख सकते हैं कि हमें मिनिमम 10 ओवर तक हमें इतने रन तक पहुंचना है, और 20 ओवर तक इतने रन तक पहुंचना है, 25 ओवर तक हमें इतने रन तक पहुंचना है। एक अगर आप टारगेट लेकर चलेंगे और इसमें कोच और कैप्टन का भी जो ग्राउंड के बाहर से जो इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो भी बहुत क्रूशियल हो जाएगा। अगर आप एक माइलस्टोन लेकर चलते हैं, एक टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें इतने तक करना है, तो इससे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लियरली अंडर 19 के हिसाब से रिस्क फैक्टर अगर आपका कम हो गया तो आप खराब शॉट से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश बिल्कुल आपके माइंड में ये रहा। इसके लिए पेशेंस लेवल भी बहुत चाहिए। जरूर। कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए 10 ओवरों में 10 ओवर में आपका टारगेट था कि हमें 40 रन पहुंचना है, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 40 रन पहुंचना है, और आप 6 ओवर तक 30 रन पहुंच चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि अब तो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टाइम है, क्यों ना इन बॉलों पे भी स्ट्रोक लिया जाए, मारा जाए। ये बड़ी फुल टॉस बॉल आई है, ये एक शॉर्ट पिच डिलीवरी आई है, मेरे रडार में आई है, क्यों ना मैं इसे उठा के ट्राई करूं। लेकिन एज को मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत फैक्टर है। यही तो है, इस एज में पेशेंस लेवल उस तरीके का आना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस वही पेशेंस लेवल यहाँ आपको दिखाना है, क्योंकि कभी कभी जो बॉलर्स हैं वो ट्राई करते हैं
वो आपको लचीली बॉलें देंगे, वो आपको खिलाएंगे, आपको इनवाइट करेंगे कि लीजिए, अरे ये मेरी बॉल तो बहुत खराब है, इसमें 6 मार सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट बॉल में वो वेरिएशन चेंज कर देंगे। तो यही चीज़ है, उस पर काम रखना, कंपोज रखना कि नहीं मेरा टारगेट है जो मुझे वहां से मिला है 10 ओवर में 50 या 10 ओवर में 40, तो मुझे 40 ही पहुंचना है, 1-2 रन ऊपर नीचे हो वो चलेगा। अब आप जबरदस्ती उसको 60-70 करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर उसमें क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ 15-20 रन आ गए तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन शायद उसके बाद अपना विकेट थ्रो कर दे। लेकिन फिर आप जब डगआउट में बैठे होंगे तो आपको अफसोस होगा कि यार मैं टारगेट के हिसाब से चल तो रहा था, जो सर ने दिया था या जो कैप्टन ने दिया था उस पर हम भटक गए, आखिर गलती यहाँ से मेरे से ही हुई है। तो एक छोटे छोटे टारगेट को लेकर, माइलस्टोन्स को लेकर चलें, 10 ओवर में इतने, 20 ओवर में इतने, 25 में, 30 ओवर में, डेफिनेटली रिस्क फैक्टर जो है बहुत कम होगा। बस इसमें पेशेंस लेवल बहुत अच्छा टेस्ट होगा प्लेयर्स का, वो रख पाना वो बैट्समैन के ऊपर ही होगा। ये चीज अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप अगर चेस कर रहे हैं तो आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंचे। ऊपरी के बल्लेबाज इसमें ज्यादा जरूर इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, कल का जो मैच रहा आपको याद होगा 48 ओवर लगभग नेपाल ने खेले, तो काफी ओवर्स खेल लिए, लेकिन यहाँ पर स्कोर सिर्फ 150 पहुंच पाया। और यही होता है जब आपके टॉप के प्लेयर्स ज्यादातर ओवर नहीं खेलते। टॉप 5 प्लेयर्स ने में से कोई भी डीप तक नहीं गया, इसलिए देखिए 48 ओवर खेलने के बावजूद भी टीम सिर्फ 150 तक ही पहुंच पाई, 152 मेरे ख्याल से टीम पहुंच पाई। तो ये होता है। तो अगर आप टॉप के प्लेयर्स अगर डीप तक यहाँ पर जाएं तो डेफिनेटली आपको स्कोर, अगर यही टॉप 5 में से 1-2 प्लेयर्स अगर डीप तक जाते और फिर टीम ने 48 ओवर खेले होते तो आप देखते ये स्कोर ऑटोमेटिकली 225-230 करीब होता। और अगर टॉप ऑर्डर चला होता फिर तो खैर अलग ही स्कोर होता, लेकिन ये होता है। तो टॉप ऑर्डर जो है वो अगर इस माइलस्टोन्स को लेकर चले कि मुझे डीप तक जाना है, और डीप तक जाने के लिए ये जो प्लान है ये बहुत काम आएगा कि आप एक टारगेट सेट करके चले, जो 10 ओवर में, 15 ओवर, 20 ओवर में इतने स्कोर ही करने हैं, उसके अलावा मुझे कोई रिस्क फैक्टर लेना नहीं है। इसका छोटा सा एग्जांपल आपको अफगानिस्तान की बैटिंग में मिल जाएगा, जो 2019 के वर्ल्ड कप में अपने मैचेस में किया है, जिसमें वो बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं, जब उन्होंने चेजेस किए हो या फिर पहले टोटल माफ कीजिएगा 2023 के इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं। इस वर्ल्ड कप में जो उनका एक एग्जांपल है उसको आप तौर पर देख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा अगर इसे नेपाल के जो अटैकिंग बैट्समैन हैं या कल के मैच में अप्लाई करें। एंड बॉलिंग यूनिट में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, देखिए बॉलिंग यूनिट की बात करें तो यहाँ पर नई बॉल से थोड़ा सा यहाँ पेस बॉलर्स को, जो कि हमने कहा भी है कि हेमंत धामी को अगर यहाँ लाया जाए उसके लिए वो बहुत बेटर होंगे कि नई बॉल से थोड़ा डिसिप्लिन रहे, थोड़ा सा एक्स्ट्राज में कंट्रोल करें, बॉडी के क्लोज जितना हो सके, और थोड़ा सा एक प्लान के साथ नई बॉल के साथ उसे ज़्यादा छेड़े ना कि स्लोअर डाल रहे हैं या कटर डाल रहे हैं। नई बॉल को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, स्ट्रिक्टली प्लान के साथ बॉलिंग कराएं, तीसरे या चौथे स्टंप पर रखने की कोशिश करें। और शुरू में बॉल मूवमेंट भी होती है तो प्लेयर्स को टीज भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ड्राइव के लिए भी ले जाया जा सकता है, माफ कीजिएगा स्लिप लगाकर कवर्स को थोड़ा ऊपर कर कवर और एक्स्ट्रा कवर के एरिया को हल्का ऊपर रखकर ये ट्राई किया जा सकता है। मूवमेंट काफ़ी अच्छी है, कल हमने देखा मैच में शुरुआत में पाकिस्तानी बॉलर्स को कैसी मूवमेंट मिल रही थी वो हमें नजर आया है, और वो दोनों इनिंगों में हमें देखने को मिलेगी जब पेस बॉलर आएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बेहतर लाइन और लेंथ के साथ, थोड़ा सा लूज बॉलें अगर कम हो नई बॉल के साथ तो बेहतर होगा। वहीं जब बॉल पुरानी हो जाए तो थोड़ा सा जो बॉलर्स हैं कुछ अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी बॉल से खासकर जो पेसर्स हैं वो, और स्पिनर्स को एक टप्पा ढूंढने की ज़रूरत है। जो स्पिनर्स हैं टीम में, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ दीपेश कंडेल यहाँ पर बॉलर है, सुभाष भंडारी यहाँ बॉलर है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे एक टप्पा ध्यान से रखें, थोड़ा सा सोच कर रखें, थोड़ा मार्क क्लोज जाकर देखें। ये सब चीज़ें कोच को बतानी है आखिर, क्योंकि अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, ये इतनी रीडिंग, इतनी तेज रीडिंग होना ये थोड़ा अपने आप में मुश्किल हो जाता है। कोच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कोच सर जो है वो बताएं कि आप ऐसा थोड़ा सा पिच को जाके रीड करो कि आखिर जब बल्लेबाज डिफेंस करने आएगा तो कहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट पड़ रहा है, हल्का क्रैक कहाँ पर है। ये देव खनल जो कप्तान है, ये इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉलर्स को थोड़ा सा बताएं कि देखो आप कोशिश करिए कि इस जगह पर थोड़ा क्रैक नजर आ रहा है, थोड़ा सा काली हो गई है पिच, थोड़ा सा आप इसका इस्तेमाल करें जो स्पिनर्स हैं। और पुराने जो पेस बॉलर्स जो हैं, जब पुरानी बॉल हो जाए तो थोड़ा कटर्स, लेग कटर, ऑफ कटर, थोड़ा स्लोअर और बॉडी में डालने की कोशिश करें, थोड़ा बाहर ना डालें बॉडी से, क्योंकि स्लोअर और ज़्यादा बाहर डालेंगे तो आप ही को यहाँ पर नुकसान होगा। बिल्कुल। और जो फील्डर्स हैं वो थोड़ा सा, जो कप्तान है वो फील्डिंग प्लेसमेंट भी बहुत सोच समझ कर रखें बॉलिंग के लिए अकॉर्डिंग। जैसे नई बॉल है, पावर प्ले चल रहा है, तो थोड़ा फील्डिंग को थोड़ा सा बैट्समैन के लिए थ्रेटनिंग लगवाएं। जी हाँ, स्लिप को ऑन रखिए, स्लिप को हटाने की जरूरत नहीं। मैं अमूमन देखता ही हूँ, ये काफ़ी देखा है मैंने, 3-4 ओवर हो जाते हैं। ये खाली मैं अंडर 19 की बात नहीं कर रहा, मैं और इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ कि 3-4 ओवर हो गए, स्लिप को हटा दिया गया, तो इससे प्रेशर रिलीज हो जाता है बल्लेबाज के माइंड से।
ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप स्लिप ना हटाएं, शुरुआत में बिल्कुल स्लिप नहीं हटानी चाहिए। थोड़ी मदद जो है नई बॉल से वो मिलती रहती है 11-12 ओवर तक ओडीआई में। तो ज़रूर है, बस यही प्लान है नई बॉल का और पुरानी बॉल का इस्तेमाल कैसे कैसे करना है नेपाल के बॉलर्स। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर एंड आपसे पूछना चाहूँगा, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा बस, उसके बाद कंक्लूड करते हैं बॉलिंग एनालिसिस में कि फील्डर्स कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि मान के चलिए शुरू में पेसर्स से उतनी विकेट्स हमें मिले नहीं, और जब स्पिनर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हुए नेपाल के, तो वहाँ पर उन्होंने बॉलिंग शुरू की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फील्डिंग की जो मैं बात कर रहा था, फील्डिंग जो एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, उस हिसाब से भी आपको कहीं ना कहीं बॉलिंग डालनी होगी। कि मान के चलिए आप जो अपने स्ट्रेंथ से बॉलिंग करा, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, अगर आप उससे करा, उससे विकेट्स नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर फील्डिंग का इस्तेमाल कर जो बैट्समैन है उनको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी तरह से अपने जो आप कराते हैं उसी पर आप लगातार लगे रहें। डेफिनेटली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसके साथ बिल्कुल जाए, लेकिन 4-5 ओवर तक जब आप देख रहे हैं कि अभी भी जो विकेट्स नहीं मिल रहे, तो पर फील्डर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ पर फील्डिंग लगा के ये आपको रीडिंग, जैसे हमने पहले कहा कि आपको यहाँ पर रीड करने की जरूरत है कि बैट्समैन किस तरफ से ज्यादा सिंगल्स निकाल रहा है या किस तरफ उनका फेवरेट जोन है। मान के बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो लेग साइड में खेलना पसंद करते हैं या ऑफ में खेलना पसंद करते हैं, तो आप उस एरिया को ब्लॉक कर दीजिए। जरूर उस एरिया से ब्लॉक करिए, अपने टॉप फील्डर्स वहां पर लगाइए और उस एरिया को ब्लॉक करिए, वहां पर सिंगल्स रोकिए, बाउंड्रीज रोकिए, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन पे वो कहीं ना कहीं खराब शॉट ले या फिर उस तरफ खेलने की कोशिश करेंगे जहां उन्हें पसंद नहीं है या फिर वहां कंफर्टेबल नहीं है, और उस सूरत में हैंड बॉलर को विकेट मिल सकता है। ये भी प्लान होना चाहिए क्योंकि ओडीआई क्रिकेट है तो आपके पास प्लान करने के लिए काफी टाइम है। बस ये तो फर्क है यहाँ पर थोड़ा सा, ओडीआई नहीं 50 ओवर। जी हाँ, 50 ओवर क्रिकेट में आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाता है कि आप थोड़ा सा प्लान, अगर आपका ए फ्लॉप हो गया है तो चलिए बी का मौका यहाँ पर मिल जाता है। तो जरूर है फील्डर्स अगर बहुत साथ देंगे बॉलर्स का, 2 को 1 में कन्वर्ट करेंगे, और मैं फील्डिंग की बात कर रहा हूँ कि 2 रन हो रहे हैं तो उसे 1 रन तक रखें, और 1 रन है तो उसे होने ही ना दें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, बहुत एक जीत होगी फील्डर्स की, और फील्डर्स बॉलर्स को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे इस चीज में। तो जरूर है फील्डिंग यूनिट जो है वो थोड़ा और स्ट्रांग रहे और फील्डिंग प्लेसमेंट भी थोड़ी सी बेहतर रहे, अगर ताकि बॉलर्स भी उस डिलीवरीज डाल रहे हैं तो उन्हें वहां पर कुछ फील्डर पहले से मौजूद मिले और विकेट गिरने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाए। बिल्कुल, लेकिन इन सब एग्जीबिशंस के लिए एक जो है प्लेयर उनको कहीं ना कहीं उठना होगा, और वो है कैप्टन देव खन्ना। तो देव खन्ना जो कैप्टनसी है उन्हें अपने आप कह सकते हैं फ्रंट मोड पर आना होगा और पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये मैच जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डिसाइडर होने वाला है कि नेक्स्ट स्टेज के लिहाज से। तो इस मैच को किसी भी सूरत में टीम को जीतना होगा, और जीतने के लिए ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अच्छी तरह से कर पाए, डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव वे में आ सकते हैं। फिलहाल इस मैच में इतना ही। आपकी पूरी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आप क्या प्लेइंग 11 एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेपाल की कल के मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ, वो जरूर रखिए। उसके बाद नेक्स्ट जब यूएई और जापान के मैचेस होंगे, यूएई के खास करके मैचेस होंगे, जापान के लिए नहीं, यूएई की जो खास करके मैचेस होंगे उसकी मैच रिव्यू आपके सामने हम जरूर प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कल का मैच का एनालिसिस अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो एक बार जाकर जरूर सुनिए कि वहां पर क्या कुछ खामियां हुई हैं, क्या कुछ गलतियां हुई जिसे इस मैच में ठीक किया जा सकता है। बाय।